दोस्तों, हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी और प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग बैठे हुए थे और उन्हीं के बीच में एक लड़की भी बैठी हुई थी। तभी उस लड़की के ऊपर उसके 8 साल पुराने तलाकशुदा पति की नज़र पड़ती है। तो उसके करीब आता है और देखने की कोशिश करता है कि इसकी जीवन साथी कौन है और किसके साथ रह रही है, कहाँ जा रही है। दोस्तों, ट्रेन आ जाती है और वो लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है और उसके पति का जो टिकट जो है उसी ट्रेन में ऐसे डब्बे में रहता है, लेकिन वो भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। और दोस्तों, युवक अपने तलाकशुदा पत्नी की ही सीट पर बैठने की कोशिश करता है ताकि आज की रात का सफ़र इसके साथ मैं गुजार सकूं। दोस्तों, एक दिल को छू देने वाली कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत हौसला मिलती है और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे। ये जो सच्ची घटना है, ये बहुत ज़्यादा जो लड़की होती है वो उसका नाम रहता है पूजा और उस लड़के का नाम होता है प्रदीप। दोस्तों, दोनों की 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही यानी कि 8 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया था और दोनों की कमियां थी उसमें, लेकिन फ़िलहाल तलाक हो चुका था। दोस्तों, ट्रेन चल पड़ती है और जो पूजा थी वो स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगती है और उसके पीछे पीछे जो उसका तलाकशुदा पति था वो भी उसी कोच में घुस जाता है और उसी डिब्बे में घुस जाता है। हालांकि उसका जो टिकट था वो ऐसी डिब्बे का रहता है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी को देखता है तो बहुत उदास बैठी रहती है और वही खूबसूरती, वही सुंदरता जो है, सोचता है चलो 8 साल पहले मिले हैं तो किसी न किसी बहाने इसके पास बैठा जाए, इससे कुछ बातें किया जाए। तो दोस्तों, इसीलिए वह उसी डब्बे में घुस जाता है और दोस्तों, जो पूजा होती है जो डिब्बे के बीच में जाकर साइड वाली सीट पर बैठ जाती है और वहीं पर उसका टिकट रहता है और वो जाकर उसके पीछे ही खड़ा हो जाता है। प्रदीप देखने की कोशिश करता है कि क्या पता इसके दाएं बाएं कोई तो हो, अभी आके इसके साथ बैठे। लेकिन जो भी आता है उस सीट पर बैठने की कोशिश करता है। चूँकि वो अकेली बैठी हुई थी तो पूरा सीट खाली था और जो उसको तुरंत मना कर देती थी, कहती थी कि यहाँ पर जगह नहीं है, ये मेरी सीट है। 1-2 लोग बोले कि अभी 1 घंटे में उतर जाएंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन उसने बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं यहाँ पर बैठने नहीं दूंगी, मैं आराम करने जा रही हूँ। अब दोस्तों, प्रदीप पीछे से सब देख रहा था। पूजा जो है खिड़की के बाहर झांक रही थी और जब कोई इंसान आता है उसको मना कर देती थी तो प्रदीप धीरे से जाता है और अपना बैग उसके सामने रखता है और वहाँ पैर फैलाकर बैठी हुई थी। जैसे बैग रखता है तुरंत बोलती है कि यहाँ कहाँ रख रहे हो, ये मेरी सीट है, उतरो, इसको यहाँ पर से हटाओ। प्रदीप बोलता है कि मैडम, मैं बस 1 ही 2 घंटे में उतर जाऊंगा, मेरी सीट नहीं है, अभी आप सोने का टाइम तो नहीं हो रहा है आपका, तो अब तक मुझे बैठने दीजिए। जब वो आवाज़ सुनती है तो चौंक जाती है और उसकी तरफ देखती है तो 1-2 सेकेंड देखी रहती है और ये उसका तलाकशुदा पति था, वो भी पहचान जाती है और वो अपना पैर समेट लेती है और इशारा करती है कि बैठ जा। दोस्तों, दोनों के मन में तमाम सारे सवाल उमड़ रहे थे। प्रदीप जो है वो शुरुआत करता है, बोलता है कि दिल्ली में अपना इलाज कराने जा रही हो क्या? तो पूजा बोलती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊंगी इलाज कराने? तो प्रदीप बोलता है कि नहीं, अभी तुमने लोगों को कहा कि सीट पर मत बैठो, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे आराम करना है और तुम काफ़ी उदास भी लग रही हो, क्या बात है?
तो पूजा कहती है नहीं, मेरी तबीयत नहीं खराब है, मेरी उदासी का कारण आप जानकर क्या करोगे? आप बैठ गए हो तो बैठो रहो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है मुझे तो प्रदीप कहता है कि दिल्ली कब से रह रही हो? पूजा तो कहती है कि पहली बार जा रही हूँ। अब उसको एक टक निहारने लगता है और पूजा खिड़की के बाहर देखते देखते काफ़ी कभी एक नज़र इस पर भी मान लेती थी। दोस्तों, सर्दियों का महीना था, ट्रेन चलने वाली थी तो ठंडी ठंडी हवा घुस रही थी और सारे लोग जो पैसेंजर थे कुछ न कुछ छोड़ने के लिए आए थे और अपना जो रहता है निकाल कर ओढ़ने लगते हैं और पूजा भी अपने बैग से ऊनी कंबल निकालती है और ओढ़ लेती है। और प्रदीप जो था उसका कुछ लाने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि एसी में सब कुछ मिलता है, कंबल चादर वगैरह कुछ घर से लाया नहीं था। तो सब जब ज़्यादा ठंडा लगने लगती है तो पूजा उससे कहती है कि आप छोड़ने के लिए नहीं लाए हो क्या? ओढ़ने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है? तो प्रदीप बोलता है नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो कुछ लाया ही नहीं हूँ। तो पूजा बोलती है कि आपको लाना चाहिए था, आपको ठंड लग सकती है। अब दोस्तों, जब अगला स्टेशन आता है तो साइड की सीट का जो था दूसरा पैसेंजर था वो ट्रेन में चढ़ता है और उसके बाद उस सीट पर आकर बैठने लगता है और उसके बैठते ही पूजा बोलती है कि इस पर कहाँ सामान रख रहे हो? तो इसी पर कहाँ बैठ रहे हो? तब वो जो सीट रहती हमारी है वो बोलता है कि क्या बात कर रही हैं, आधा सीट तो मेरा है। इसमें वो बोलती नहीं है और पूरी सीट मेरी है। दोस्तों, अपना टिकट निकालती है और प्रदीप को देती है। प्रदीप समझता है कि ऐसा है, आधी सीट तुम्हारी है और आधी सीट इनकी है। जब सोना होगा तो पूरी सीट तुम्हारी हो जाएगी, ऊपर वाली सीट इनकी हो जाएगी। अक्सर इस बात पर लोग लड़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। जैसे कि अगला पैसेंजर आता है, उसको बोलते हैं कि तुम ऊपर चले जाओ, लेकिन वहाँ तक बैठने का अधिकार है। तो आधी सीट इनकी है दोस्तों। उसकी बात समझ में आ जाती है और पूजा चुप हो जाती है। तब तक वो आदमी खड़ा ही रहता है और जो दूसरा पैसेंजर होता है उसके पास जो जाकर बीच में बैठने की कोशिश करने लगता है, तो उसको पूजा कहती है कि यहाँ कहाँ बैठ रहे हो तुम, अपने सीट पर जाओ जहाँ आपकी सीट है। दोस्तों, बैठते बैठते उठ जाता है और फिर प्रदीप को बोलता है कि भाई साहब, आप इधर आ जाइए तो अपनी सीट पर बैठ जाओ। दोस्तों, दूसरी खिड़की जो वाली सीट पर बैठ जाता है और उसके बाद फिर ट्रेन जो है वो चल पड़ती है। और जब ट्रेन चल पड़ती है तो काफ़ी ठंडक हो रही थी, तो वो जो पैसेंजर नहीं आया था वो भी अपना ओढ़ लेता है निकाल के। अब दोस्तों, ठंड काफ़ी बढ़ जाती है और पूजा अपना कंबल जो है उसको ओढ़ाते हुए अपने पैर पे डालते हुए बोलती है कि ठंड तो नहीं, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ठंड है। तो प्रदीप बोलता है नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती है। दरअसल मेरी ठंड के दिनों में किसी से रज़ाई को लेकर झगड़ा हो गया था, तब से मुझे ठंड नहीं लगती है। दोस्तों, एक बार इन दोनों पति पत्नी जब इनका तलाक नहीं हुआ था तो सर्दियों के दिन में कंबल के खींचातानी को लेकर लड़ाई हो जाता है और पूजा जो है मार गुस्से के उस पर पानी ही डाल देती है और रात भर दोनों फिर कुछ ही ठंड में गुजारा करते हैं। अब दोस्तों, प्रदीप का इशारा उसी की तरफ था। पूजा भी समझ जाती है और मुस्कुरा देती है और हंसने लगती है। बोलती है कि उसमें ज़रूर आपकी गलती रही होगी। तो बोलता ही नहीं है, अगले ने पानी डाल दिया था, उस पर बताओ मेरी गलती कहाँ थी। दोनों हंसने लगते हैं और उसके बाद सफ़र चलता है। दोस्तों, धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है तो पूजा बोलती है कि आप खाना खा लीजिए। बोलता है मैं तो कुछ लाया ही नहीं हूँ, अभी आएगा कोई तो मैं उसी से लेकर खा लूँगा, तुम खा लो।
हाँ, मेरे खाने का तो टाइम हो गया है। पूजा कहती है, आपका तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा, अपने बैग में रखा ही होगा, अभी आपका टाइम शुरू हो जाएगा। प्रदीप बोलता है, अरे यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पीना ओढ़ना छोड़ दिया है। पूजा हैरान हो गई और बोली, कब से? उसने बोला, 4 साल हो गए मैं नहीं पीता और ना ही कभी पीऊँगा। पूजा कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, यकीन नहीं हो रहा है कि कहता नहीं यार, वाक़ई तुम्हारी कसम मैं नहीं पीता हूँ। पूजा कहती है कि मैं कौन होती हूँ कि मेरी कसम आप खा रहे हो? बोलता, किसी से भी कसम दिलवा दो यार, माँ कसम मैं नहीं पीता हूँ। दोस्तों हैरान कर रह जाती है और बोलती है कि किसके लिए आप सब कुछ छोड़ दिए, सारा कुछ इतना हो गया आपको पता ही है। आप जाकर अपना शराब छोड़े, काश आप पहले छोड़ दिए होते। तो खैर जो भी है, आप अब सुधर जाओ, मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और आपने शराब छोड़ रखा है, सच बताओ कि दिल से कह रही हूँ, मुझे बहुत सुकून मिला आपकी ये बात सुनकर। दोस्तों पूजा और प्रदीप के बीच में तलाक का सबसे मुख्य कारण जो था यही था कि वो जो था शराब का बहुत बड़ा आदी था। उसने माँ बाप का भी नहीं सुनता था और हमेशा शराब पिए मस्त रहता था और पूजा से भी मारपीट करता था। और उसकी इन्हीं आदतों से वो जो 2 साल ही बीते थे तब खुद अपने आप में सास ससुर से, यानी कि प्रदीप के जो माता पिता थे, उससे यही कहते थे कि बेटा देखो, ये तो सुधरेगा नहीं, अगर तुम अपना ही कहीं और दूसरा देख लो तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो कट जाए। और इसके साथ तो बहुत ही नालायक है, निकम्मा है। दोस्तों उसको समझाया लोगों ने, हालांकि वो प्रदीप को बहुत चाहती थी लेकिन इसी आदत से वो परेशान रहती थी और अंत में हार मानकर प्रदीप तंग होकर उसने तलाक दे देती है। और फिर पूजा कहती है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बताओ घर में कौन है, मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी छोटी बहन कैसी है? मुझे उसकी बहुत याद आती है। दोस्तों जो प्रदीप था, छोटी बहन थी और भाभी थी, बहुत मानती थी। प्रदीप बोला, घर में सब ठीक है और छोटी बहन की भी शादी हो गई है 2 साल पहले। फिर उसने बोला कि आपने नहीं किया? फिर उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं किया, गांव में मेरा नाम काफ़ी ख़राब हो गया था, गांव छोड़ के मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, माँ बाप भी वहीं रहते हैं, लेकिन अब पहाड़ जैसी ज़िंदगी कट नहीं रही है, सोच रहा हूँ कि कहीं शादी वगैरह कर लूँ। फिर दोस्तों पूजा से पूछता है कि तुमने शादी किया कि नहीं किया? तो वो कहती है, पूजा कहती है कि अभी तक तो नहीं की, लेकिन मैं दिल्ली इसीलिए जा रही हूँ, एक फ्रेंड है उसने कहीं रिश्ता का लगा रखा है जो शायद मेरी हो जाए। तो 1 महीने 2 महीने में ये बात सुनता है तो थोड़ा उदास हो जाता है और प्रदीप फिर बोलता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं पीता खाता नहीं, सुधर गया हूँ, कमाने लगा हूँ। उसकी मंशा रही यही थी। शायद पूजा बोल दे कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पूजा बोली कि चलो अच्छी बात है, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपको सलामत रखे और आप ऐसी ही अपनी आदत को बनाए रखें। आप शादी कर लीजिए, कोई भी आपके साथ खुश रह सकती है और उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो भगवान से यही दुआ करूँगी आपकी शादी जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। दोस्तों काफ़ी रात हो जाती है और पूजा तो कहती है कि 2 रोटी लाई हूँ, चलो खा लेते हैं। प्रदीप कहता है कि 2 रोटी ना तुम्हारा पेट भरेगा ना मेरा पेट भरेगा, क्या फ़ायदा? तो बोली कि चलो पति पत्नी ही समझकर मिल बांट कर खा लेते हैं, जो भी हमारे पास है। हमने बहुत ऐसा एडजस्ट किया है, पहले तो हम आपसे अच्छे भी हो गए हैं, चलो कम से कम आज मेरे हाथ की बनाई हुई एक रोटी है वो भी आप खा लीजिए। और बिरयानी बेचने वाले आ जाते हैं तो बिरयानी लेते हैं और उसके बाद दोनों खुशी खुशी खाते हैं। और खाने के बाद जो दूसरा पैसेंजर रहता है वो बोलता है, भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ ऊपर,
आप लोग सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों फिर उसके बाद दोनों इधर-उधर करके सो जाते हैं, वही कंबल को ओढ़ कर सो जाते हैं। अब दोनों की नींद नहीं आ रही थी और उसके ख़्याल में ये सुधर चुका है और उसके ख़्याल में कि मेरी इतनी खूबसूरत बीवी थी, मुझे छोड़कर मेरी शराब की वजह से चली गई थी, दूसरी शादी करने जा रही है। काश मुझे अपना बना लेती और मैं हमसे हिम्मत कर पता करने के लिए मेरे पास आ जाओ। फिर यही दोनों सोच रहे थे और आधी रात से ज़्यादा समय गुजर चुका था। तभी पूजा उठती है और कहती है कि आपको सर्दी लग सकती है, क्या क्या बोलते हैं? हाँ, लगे तो क्या करूँ? फिर जो पूजा रहती है अपनी बैग में से एक और ये कंबल निकालती है और उसके कानों में बांध देती है और बोलती है कि ठीक है, अब सो जाओ आप। सुबह हो जाती है, दोनों चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। दोस्तों ट्रेन जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, दोनों उतर जाते हैं। प्रदीप जो है उसको मफलर देने लगता है और उसको दे रखी थी, बोली बहुत अच्छा सफ़र तुमने, बहुत अच्छा मफलर तुमने बनाया है, लगता है हाथों का ही बनाया हुआ है। ये तो जस्ट मफलर है जैसे कि बोली है, मैंने उसके लिए बनाया है जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ। आप चाहो तो इसको रख लो, मैं दूसरा बना लूँगी। दोस्तों रख लेता, उसके बैग में जेब में हाथ डालता है। दोस्तों उसके जेब में पड़े हुए थे, पूजा का देने लगता है तो ये जो रख कुछ पूजा कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, आप पैसे रख लो। इसी तरीके से पैसे लेन देन का कोई लुक नहीं बनता है और बोलता है चलो मैं छोड़ देता हूँ, प्रदीप बोलता है। लेकिन पूजा नहीं मानती है, वो बोलती है नहीं आप निकलो, मेरी फ्रेंड आने वाली है। उसका नाम जो रहता है, उसकी जो फ्रेंड रहती है उसका नाम रहता है सरिता। वो बोलती है अरे पूजा कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे सफ़र में? पूजा बोलती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा तो तलाकशुदा पति था जो भी भटकते भटकते मेरी ही सीट पे आ गया, टिकट था ही नहीं, तुझे क्या बताऊं। अब खुद सुधर गया है, पीता खाता बिल्कुल नहीं है। उसे देखकर मुझे बड़ी दया आ रही थी और मुझसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन शायद वो नहीं कह पाया। जब वो जाने लगा तो मैं सच बताऊं मेरे आँखों से आंसू आ गए और जाते हुए देखकर तो सरिता बोलती है जब उसे मरने दे, उसको ज़्यादा दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको समझ में आ गया कि तू कितनी सुंदर है और उसको बताया ही नहीं कि मैं शादी करने जा रही हूँ। उसने बोला मैंने बता दिया कि उससे शादी करने जा रही हूँ। बड़ा उदास लग रहा था। वो तो बोली कि हाँ रहम करने की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं तेरे लिए जो रिश्ता ढूंढी हूँ उसको देखना, खुश हो जाएगी। इतना अच्छा लड़का है, ये कमाने वाला है, बंदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल मेरे साथ चलना। अब दोस्तों सरिता जो है पूजा को अपने रूम पर लेकर चली गई और प्रदीप अपने घर चला गया। उसकी गांधीनगर में जींस की फैक्ट्री में 30 से 40 लोग उसमें काम करते थे। अगले दिन प्रदीप अपने फैक्ट्री में पहुंचता है। दोस्तों उस फैक्ट्री में जो सरिता थी वो काम करती थी और सरिता उससे आकर बोलती है कि सर वो जो लड़की मैंने आपसे बताया था, जिसके बारे में आपसे बात कर रखी थी, वो आ गई है तो आपसे मिलना चाहती है, तो आपसे मिलवा दूँ? तो प्रदीप कहता है यार मिलाओ, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी फ्रेंड बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, ज़रा देखूं तो मुझे शादी करनी है। अगर मुझे जिम गीत कर लूँगा। दोस्तों सरिता आगे जाती है और पूजा से पूछ आती है। जैसे कमरे में घुसती है ऑफिस में, प्रदीप उसको देखकर चौंक जाता है और बोलता है अरे तुम, बोलती है दोनों दोस्त। प्रदीप उसको देखते ही चौंक जाता है और सरिता से बोलता है सरिता यही तो है। जो सरिता है वो बोलती है सर यही है। तो प्रदीप जो है वो पूजा से बोलता है कि बिल्कुल कुछ बोलना नहीं, तुम्हें फिर वो सरिता से बोलता है कि सरिता यार तुम्हारी तो फ्रेंड तो अच्छी है, लेकिन यार ये तो शादीशुदा लग रही है, तुम तो कह रही थी कि लड़की कुमारी है। तो उसने बोला हाँ सर बिल्कुल कुमारी है, आपकी कसम आप पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसकी शादी नहीं हुई है। प्रदीप बोलता है अरे यार सरिता तुम क्यों कसम खा रही हो,
यही तो मेरी पहली पत्नी है जिससे हमारा तलाक हो चुका है। अब दोस्तों वो शॉक्ड हो जाती है और उसने प्रदीप को बताया था कि लड़की बिल्कुल कुंवारी थी, माँ-बाप गरीब थे और उसकी उम्र जो है 30 की हो चुकी थी, उसकी शादी नहीं हुई पाई है, लेकिन लड़की सही है दोस्तों। तो फिर प्रदीप बोलता है, सरिता कहीं तुमने इनसे कुछ नहीं बताया? तो मैं जा रही हूँ, बोलती है, सर मैंने इतना भी झूठ नहीं बोलती हूँ। दोस्तों उसके बाद प्रदीप पूजा से कहता है कि देखो सरिता जो है ये समझ लो हमारे लिए भगवान है, ये हमारे मिलवाई है और यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। मैं अब पीता नहीं हूँ, आराम से कमाता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, तुम किसी से भी पता कर सकती हो और भगवान ने मौका दिया है तो एक बार फिर मुझे मौका दो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर मानूंगा, तुम चाहो किसी से भी मेरे बारे में पता कर लो। दोस्तों उसके बाद पूजा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और बोलती है, मुझे अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, पता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उसके पास आ जाती है और उसके गले लगकर दोस्तों एक साथ रहने लगती है और सरिता को लाख लाख धन्यवाद देते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी एक बार फिर से ज़िंदगी बन गई। दोस्तों शाम को जब वो पूजा को लेकर सरिता भी जाती है और प्रदीप अपने घर पर जाता है और अपने माँ बाप को उसको खड़ा देखता है कि देखो मम्मी पापा आपकी बहू आ गई। फिर वो दोस्तों इतना खुश हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, दोनों लाख लाख आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद कहते हैं, बेटा वो लक्ष्मी भी हमारे घर से चली गई थी, हमारे घर में आ गई है। सरिता बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसके बाद प्रदीप कहता है कि सरिता इसीलिए तुम मेरी फैक्ट्री चला लेती हो कि तुम इतनी होशियार हो। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर हमारी वीडियो को आपको पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।